तो लुटने की फितरत कभी रही नहीं हमारी, कुछ सपनों ने लूट लिया कुछ तथाकथित अपनों ने। जय हिंद। वेलकम टू ऑल योर ओन यूट्यूब चैनल हुज नेम इज पांच जन्य फॉर ऑल। माई सेल्फ चंदन अखिलेश पांडे। इतनी अंग्रेजी काफी है, इससे अधिक मैं बोलता भी नहीं और बोलना चाहता भी नहीं। एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं आप सभी का, और सामाजिक विषय को अग्रेसित करने के क्रम में एक यात्रा जो पिछले 4 भागों से चल रही है, और उस यात्रा का यह 5वां भाग है, आधुनिक भारत और भारत में राष्ट्रवाद, द नेशनलिज्म इन इंडिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इतिहास का जब वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन होता है, तो 3 भागों में हमारा इतिहास बढ़ता है। प्राचीन इतिहास मीन्स एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास मीन्स मेडुअल हिस्ट्री, एंड द मॉडर्न हिस्ट्री मीन्स आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास का जब हम क्रमवार अध्ययन करते हैं तो एक शब्द आता है जिस शब्द को राष्ट्रवाद, इस राष्ट्रवाद शब्द को पूर्व के वीडियो में यह चैनल परिभाषित कर चुका है, इसका उल्लेख कर चुका है। लेकिन जब हम आधुनिक भारत को वर्गीकृत करते हैं तो आप अपने स्क्रीन पर श्वेत पट पर देख रहे हैं, जब आधुनिक इतिहास का वर्गीकरण होता है तो यह आधुनिक इतिहास भी 3 खंडों में 3 चरणों में वर्गीकृत होता है। आधुनिक इतिहास का पहला चरण 1857 से लेकर के 1905, यानी वह 1857 की क्रांति से लेकर के बंगाल का विभाजन 1857 टू 1905 का जो फेज होता है वह फर्स्ट फेज के रूप में जाना जाता है। दूसरे चरण में 1905 टू 1919, यानी 1905 से लेकर के बंगाल के विभाजन से लेकर के 1919 तक जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना, यानी स्वदेशी आंदोलन का जो दौर था वो द्वितीय चरण के रूप में जाना जाता है। और तीसरा चरण 1919 टू 1947, महात्मा गांधी का भारत में दक्षिण अफ्रीका से आगमन होता है। एक नए प्रकार के सत्याग्रही अहिंसक आंदोलनों के साथ महात्मा गांधी का आंदोलन प्रारंभ होता है, जिसको हम गांधी युग यानी गांधीयन एरा के नाम से भी जानते हैं। और वही यात्रा अभी यह चैनल कर रहा है। इसके पूर्व में 4 पार्ट यानी 4 भाग या 5 पार्ट की एक श्रृंखला थी, जिसका 5वां भाग आज चल रहा है। इसके पूर्व 4 भाग प्रसारित हो चुके हैं। अतः आपसे निवेदन है कि जिन लोगों ने पूर्व के वीडियो को नहीं देखा है वो पहले उस वीडियो को देखें और तब इस यात्रा में शामिल हों, क्योंकि बिना पूर्व के वीडियो को देखे इस यात्रा को हम बखूबी नहीं समझ सकते। हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो पूर्व के वीडियो के जो सम इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, यानी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी, उन घटनाओं पर भी जिक्र होना जरूरी है। महात्मा गांधी आते हैं, चंपारण जाते हैं, नील विद्रोह, खेड़ा जाते हैं, मजदूरों के लिए अहमदाबाद जाते हैं, और उसके बाद पूरे इंडिया को यूनिफाइड करने के लिए, एकीकृत करने के लिए तमाम प्रकार के कार्रवाई की जाती है। और उसी कार्रवाई में एक नाम आता है बाबा रामचंद्र दास, जो कि उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करते हैं 1918 से 1919 के बीच। उच्च लगान यानी हाई रेवेन्यू की जो समस्या भारतीय किसानों के पास थी, जमींदारों के द्वारा जो रवैया, जो क्रूर रवैया अपनाया जाता था, उस रवैया के खिलाफ किसानों को संगठित करने का काम वो भी अवध प्रांत में बाबा रामचंद्र यह जिम्मेदारी लेते हैं। फिर जैसे जैसे भारतीय समाज में महात्मा गांधी के नेतृत्व में या फिर राजनीतिक घटनाएं या फिर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की शुरुआत बढ़ने लगती है, तो अंग्रेज एक ब्लैक एक्ट लगाते हैं जिसको रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग मैस्करे होता है और यह दास्तां 1919 की होती है। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आता है और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार होता है। असहयोग खिलाफत आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट, महात्मा गांधी के द्वारा जिसकी घटना, जिसका जिक्र हिंद स्वराज नामक किताब में उन्होंने किया था, यानी किसी भी प्रकार के अंग्रेजों को भारतीय मदद नहीं करेगा, उस उद्देश्य को लेकर के महात्मा गांधी एक आंदोलन प्रारंभ करते हैं। उस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए खिलाफत आंदोलन को भी शामिल किया जाता है, और वो दास्तां 1921 से प्रारंभ होती है। चौरी चौरा एक हिंसक घटना होती है, चौरी चौरा
1922 में, और उस चौरी चौरा के हिंसा के बाद महात्मा गांधी अपने आंदोलन को वापस ले लेते हैं और तब एक नाम आता है अल्लूरी सीताराम राजू। महात्मा गांधी ने जब आंदोलन शुरू हुआ तो यह आंदोलन पूर्वोत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक, उत्तर भारत से लेकर के पश्चिम भारत तक सभी जगहों पर लोगों ने इस आंदोलन को आत्मसात किया, इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। और उसी सक्रियता में एक नाम, जैसा कि आप अपने श्वेत पट पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, अल्लूरी सीताराम राजू। 1924 में उनकी गिरफ्तारी होती है। आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों पे जो साहस, जो क्षमता, जो नेतृत्व इन्होंने किया था, और उनकी गिरफ्तारी के बाद जो अंग्रेजों के प्रति आदिवासी संघर्ष होता है वह संघर्ष विराम हो जाता है। लाहौर अधिवेशन होता है जहां पर पूर्ण स्वराज की मांग होती है, और वो दौर 1929 का होता है। अंग्रेज अपने आर्थिक, चूंकि प्रथम विश्व युद्ध होता है, उस प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को तमाम प्रकार के वित्तीय अनियमितताएं, आर्थिक नुकसान पहुंचता है, और उस नुकसान की भरपाई के लिए नमक पर कर, नमक जो कि एक आवश्यक खाद्य सामग्री है, और उस आवश्यक खाद्य सामग्री पर जब कर लगता है, टैक्स लगता है, तो उस टैक्स के विरोध में महात्मा गांधी का दूसरा जनव्यापी आंदोलन शुरू होता है, जिसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जो आंदोलन शुरू होता है मार्च 1931 में। आंदोलन स्थगित हो जाता है दिसंबर 1931 में। उस आंदोलन को स्थगित करने के लिए अंग्रेज दमन का रास्ता अख्तियार करते हैं, और दिसंबर 1931 जाते जाते यह आंदोलन ठंडा पड़ जाता है। 1932 में घटना घटती है पूना पैक्ट। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में महाराष्ट्र के पूना नामक जगह पर हुआ वह समझौता पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, और यह पूना पैक्ट ही था जिसने आरक्षण शब्द को, रिजर्वेशन शब्द को जन्म दिया। पूना पैक्ट हम जानेंगे, उससे पहले एक और घटना घटती है, कम्युनल अवार्ड, जिसको सांप्रदायिक पंचाट के नाम से भी जाना जाता है, जो 16 अगस्त 1932 को घटित होता है। यह 16 अगस्त 1932 सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल अवार्ड, अंग्रेजों का वह चेहरा सामने आता है जिस चेहरे के लिए अंग्रेज विख्यात थे, जिस चेहरे के दम पर अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर अपना शासन किया था। डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से जैसे मुस्लिम को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, वैसे ही दलित लोगों को, डिप्रेस्ड भाइयों को भी पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। यानी एक प्रकार से सेपरेशन और सेग्रेशन की पॉलिसी इस कम्युनल अवार्ड ने डिप्लॉय की थी। हालांकि महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। महात्मा गांधी उस समय यरवदा जेल में बंद थे, और जिस समय कम्युनल अवार्ड आया तो उस समय महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया, और उसी क्रम में उन्होंने पूना पैक्ट किया, जिस पैक्ट में दलित भाइयों के अपलिफ्टमेंट के लिए तमाम प्रकार के रिजर्वेशन, और सबसे बड़ा रिजर्वेशन प्रांतीय चुनाव में उनकी हिस्सेदारी थी। तमाम प्रकार की सीटों में वृद्धि की गई। उसकी चर्चा भी हम आगे आने वाले विस्तार वाले वीडियो में अलग अलग विषय वस्तुओं के आधार पर करेंगे। लेकिन ये घटनाएं यह चैनल पिछले अपने 4 भागों में प्रसारित कर चुका है। यह आधुनिक इतिहास के तीसरे चरण का 5वां भाग है। थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन इस वीडियो का, इस विषय वस्तु का अपना अलग महत्व है, क्योंकि अकादमिक शिक्षा के लिहाज से यदि देखा जाए तो यह विषय इंटरमीडिएट स्तर पर प्राप्त होता है, और यह सामाजिक विषय का सौभाग्य कहा जाए कि दुर्भाग्य कहा जाए, हमारे और आपके घरों के अधिकांश छात्र, अधिकांश विद्यार्थी इंटरमीडिएट में यानी 11वीं और 12वीं में जब जाते हैं तो इस विषय को, जिस विषय को अग्रेसित करने का काम यह चैनल कर रहा है, यह विषय उन विद्यार्थियों के लिए अछूता पड़ जाता है। तो यह वीडियो विशेष रूप से अकादमिक छात्रों के लिए, प्रतियोगी छात्रों के लिए, और साथ ही साथ हर भारतीय के लिए अपना अलग अलग महत्व रखता है। तो लगे रहिए, बने रहिए। अब हम शुरू करते हैं। ये घटनाएं हमने पिछले वीडियो में देखा, एक पुनरावृत्ति की गई। हालांकि बिना चारों वीडियो को हम समझे देखे हम इस यात्रा को बखूबी नहीं कर सकते, पूरा नहीं कर सकते। 1935 का वो दौर था जब अंग्रेजों ने भारत शासन अधिनियम पास किया।
पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान संविधान की जब चर्चाएं होंगी, संविधान विषय वस्तु में इस शासन अधिनियम को विस्तार से यह चैनल प्रसारित करेगा। लेकिन यहां यह जानना जरूरी है कि भारत शासन अधिनियम ही वह अधिनियम था जिससे हमारे देश में संविधान की व्यवस्था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, लघु संविधान भी बोला जाता है, क्योंकि हमारे जो मूल संविधान है उस मूल संविधान के अधिकांश प्रावधान इसी शासन अधिनियम से लिए गए हैं। 1935 में यह भारत शासन अधिनियम आता है और 1937 में प्रांतीय चुनाव यानी प्रोविंशियल इलेक्शन शुरू हो जाते हैं। आपको पता भी होना चाहिए, जब सरकार का फॉर्मेशन होता है तो हमारे देश में 3 प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट मीन्स राज्य सरकार, और स्थानीय सरकार मीन्स लोकल गवर्नमेंट। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट था, इसी स्टेट गवर्नमेंट को शुरुआत 1937 में की गई। अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान की मांग 1940। आपको यह भी जानना जरूरी है कि 1939 में वैश्विक स्तर पर एक महायुद्ध प्रारंभ होता है जिसको द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। आपको मैं विश्वास दिला दूं कि यह चैनल प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की संपूर्ण घटनाओं को भी प्रसारित करेगा। और जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेजों के सामने चुनौतियों का अंबार लग गया। इंडियन पॉलिटिकल एरेना में किसी भी प्रकार की अस्थिरता न हो, उस अस्थिरता से बचने के लिए, उस इंस्टेबिलिटी से बचने के लिए अगस्त प्रस्ताव पास किया गया। पाकिस्तान की मांग, एक तरफ समूचा देश एक नारे को लेकर के, देश की आजादी को लेकर के अपनी आवाज को बुलंद कर रहा था, और उसी समय 1940 यानी 1940 का वो दौर था जब लड़ के लेंगे पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान शब्द की भी मांग की गई। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान शब्द पहली बार 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से निकला एक शख्स जिसका नाम रहमत अली है, उसी ने यह शब्द का पहली बार उल्लेख किया था, जिसकी मांग भारतीय समाज में 1940 में की गई। क्रिप्स प्रस्ताव यानी एक प्रकार से डोमिनियन स्टेट, ब्रिटेन के अधीन, अंग्रेजों के अधीन भारत को बनाए रखने का एक प्रस्ताव जिसको क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। इस प्रस्ताव पे भी हम लंबी चर्चा आगे करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, इस आंदोलन का जिक्र होना बहुत ही जरूरी है। भारत छोड़ो आंदोलन परतंत्र भारत का अंतिम जनव्यापी राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, जिस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, जिस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और इसी आंदोलन का परिणाम था कि हमारे देश के 3 जिले, बलिया, बागी बलिया, सतारा एंड मेदिनीपुर, ये 3 जिले सबसे पहले आजाद हुए थे। यानी यह एक परिणाम देने वाला आंदोलन था। इस आंदोलन की रूपरेखा अलग थी, इस आंदोलन के उद्देश्य अलग थे। इस आंदोलन के द्वारा प्रत्येक भारतीयों के मस्तिष्क में, हृदय में यह बात स्थापित हो गई थी कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। और इस आंदोलन ने एक मुख्य भूमिका अदा की थी भारत के स्वतंत्रता इतिहास में, स्वतंत्रता प्राप्ति में। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में की गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में एक अंग्रेजों के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए एक फौज का गठन करते हैं। हालांकि नेताजी की जब बायोग्राफी या चैनल प्रसारित करेगा तो हम आजाद हिंद फौज के विस्तार के बारे में भी पढ़ेंगे। वेवेल योजना, उस समय लॉर्ड वेवेल हमारे वायसराय हुआ करते थे, और वेवेल एक प्रकार से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को, राजनीतिक स्थिरता को, डोमिनियन स्टेट की पॉलिसी को पुनः दुरुस्त करने के लिए एक प्लान लेकर के आते हैं जिसको हम वेवेल प्लान बोलते हैं। और उसी प्लान के तहत शिमला समझौता होता है और यह दास्तां 1945 की होती है। कैबिनेट मिशन, यहां पर एक बात का जिक्र करना जरूरी है। 1945 इंग्लैंड की जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था वो बदल गया। विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री हुआ करते थे जो चुनाव हार गए, और नए प्रधानमंत्री के रूप में क्लीमेंट एटली आए। और क्लीमेंट एटली जैसे ही आए उन्होंने भारत के स्वतंत्रता के संकेत देने प्रारंभ किए। और जब संकेत देने प्रारंभ किए तो भारतीयों के लिए अपना संविधान होना चाहिए, इस बात को लेकर के एक मिशन जिसको कैबिनेट मिशन हम बोलते हैं, यह कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है। संविधान सभा का चुनाव होता है। इस विषय वस्तु की संपूर्ण चर्चा हम आगे आने वाले संविधान संबंधित वीडियो में जरूर करेंगे। इटली की घोषणा होती है।
माउंटबेटन योजना तैयार होती है। माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन 33वें भारतीय गवर्नर जनरल तथा वायसराय, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे ये लॉर्ड माउंटबेटन भारत में आते हैं और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 में लगता है और उसी एक्ट के तहत हमारा भारत आजाद हो जाता है। आजाद हम जरूर हो जाते हैं, लेकिन इस आजादी के पीछे हमारा राष्ट्र दो खंडों में विभाजित होता है। 14 अगस्त 1947 जब पाकिस्तान की स्थापना हुई और 15 अगस्त 1947 जब अपने मुल्क यानी अपने देश भारत की स्थापना होती है। और इन दोनों स्थापनाओं के बाद एक देश के दो रूप में बंटवारे के बाद तमाम प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। ये आप टॉपिक देख रहे हैं, ये बिंदु देख रहे हैं, स्वातंत्र्योत्तर युग यानी लेटर इंडिपेंडेंस एरा। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे देश के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी? मुख्य रूप से चुनौतियां थी कि दो रूपों में जब दो खंडों में विभाजन हुआ था तो सांप्रदायिक हिंसा, रक्त रंजित विभाजन था। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती यूनिफिकेशन की थी, यानी देशी रियासतों का विलय कराना था, गरीबी मिटाना था, भूखमरी मिटाना था, उद्योग लगाने थे, आदि तमाम चुनौतियां थी, जिन चुनौतियों को लेकर के इस विषय वस्तु पर भी एक वीडियो या चैनल अतिशीघ्र लाएगा। साथ ही साथ तमाम प्रकार के अभी कुछ घटनाएं हैं जो आज के वीडियो में छूट गई हैं, तो एक स्पेशल वीडियो लेटर इंडिपेंडेंस एरा को लेकर के यह चैनल अतिशीघ्र लाने वाला है। बने रहिए, जुड़े रहिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर नहार मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वंदे मातरम।